हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर 14 के बारे में पढ़ा था। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में क्या क्या पढ़ लिया था कि वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमने पढ़ लिया। वेव क्रस्ट क्या होता है, वेव ट्रफ क्या होता है, वेव क्रेस्ट क्या होता है, वेव ट्रफ क्या होता है, वेव हाइट क्या होती है, वेव एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव पीरियड क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, वेव स्पीड क्या होता है, वेव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी। फिर जैसा कि हमने बताया था वेव्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें छोड़ भी रखी थी, तो फिर से हम यहाँ से पढ़ेंगे कि वेव्स एक्चुअल में होते क्या थे। वेव्स एक्चुअली में क्या होते थे, वो एनर्जी होती जो मतलब जिसमें वाटर का ट्रांसफर नहीं। वेव्स एक्चुअल में क्या होते थे, एनर्जी होते थे जिसमें वाटर का ट्रांसफर नहीं होता। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने इसमें आगे पढ़ा था कि जो वेव्स होते हैं वो स्मॉल सर्कल में वाटर को मूव कराते हैं। और इसमें वाटर का मूवमेंट मतलब कि वाटर का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है। वेव्स किसकी वजह से जनरेट होते थे, विंड्स की वजह से जनरेट होते थे। ये भी हमने पढ़ लिया था। वेव्स मतलब कि वेव जो होते थे वो सरफेस पे मूव करते हैं, जबकि नीचे वाला वाटर तो रुका रहता है। जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम बीच के तरफ जाते जाएंगे तो वैसे वैसे स्पीड क्या होती है वेव की, वो क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है। इतनी बात हमने पढ़ लिया है। एज वेव अप्रोचेस टू द बीच, हमने बीच लिखा था और ये स्लो डाउन होता जाता था। उसका मेन रीजन क्या था। अब आगे देखो क्या लिखो, एंड द डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ। अगर जो डेप्थ ऑफ वाटर क्या है, लेस देन हाफ, वेवलेंथ से आधा है। हाँ, वेवलेंथ से आधा है। तो वेव क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब कि वेवलेंथ याद करो, मैंने बताया था वेवलेंथ क्या होता है। ये यहाँ से मतलब कि वेवलेंथ का मतलब दो क्रेस्ट के बीच की, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी। अगर अगर क्या कहते हैं कि वेवलेंथ जो डेप्थ ऑफ वाटर है इससे आता है, वेवलेंथ से आता है, तो वाटर क्या ब्रेक वेव क्या हो जाएगा, टूट जाएगी। द लार्जेस्ट वेव्स आर फाउंड इन द ओपन ओशियंस। तो जितना ओपन ओशियन होगा उतना बड़ा वेव होगा। ठीक है। तो लार्जेस्ट वेव्स कहाँ पे पाई जाती हैं, ओपन ओशियंस में। याद करो ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन देते हैं। असर्शन रीजन याद करो, वो क्वेश्चन आता है जिसमें असर्शन एक सेंटेंस दिया था उसका रीजन में। तो असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो जो द लार्जेस्ट वेव्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ओपन ओशियंस में पाए जाते हैं या क्लोज्ड ओशियंस में। तो ओपन ओशियन में पाए जाते हैं। वेव कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। तो देखो जैसे जैसे वेव मूव करती जाती हैं तो वो लार्जर वेव बनती जाती है। वेव जैसे जैसे मूव करती जाएंगी वैसे वो लार्जर वेव बनती जाएंगी, ये ध्यान रखो। वेव मूव करने के साथ में लार्जर इस वेव बनती जाती है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ओके। वेव क्या लिखा हुआ है, वेव कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव। जैसे जैसे वो मूव होती जाती है वो क्या होती है, लार्जर होती चली जाती है। ठीक है, इतना बात समझ में है। और वो विंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करती चली जाती है। आगे, मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कॉल्ड बाई विंड ड्राइविंग अगेंस्ट द वाटर, वाटर के अगेंस्ट चलती। व्हेन अ ब्रीज ऑफ 2 knots और लेस ब्लो ओवर, हाँ, काम वाटर, मतलब कि क्या कहते हैं कि देखो ब्रीज मतलब हवाएं। ब्रीज का मतलब क्या होता है, हवाएं। 2 knots मतलब यहाँ पे स्पीड हो रही है, हवाओं की जो स्पीड है, हवाओं की अगर जो स्पीड है वो किसके मतलब कि किसके, काम वाटर के ऊपर फ्लो होती है, तो स्मॉल रिपल्स बनती है एंड ग्रो एज अ विंड स्पीड इंक्रीज। जैसे जैसे कि कहते हैं कि विंड स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, हाँ, वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कि कहते हैं कि, हाँ, स्पीड मतलब कि वेव की भी स्पीड बढ़ती चली जाती है। ठीक है। हाँ, क्या, फिर से देखो, व्हेन अ ब्रीज ऑफ 2 knots, मतलब ये 2 knots जो लिखा हुआ है ये स्पीड ऑफ ब्रीज है। ब्रीज का मतलब हवा का स्पीड। कह रहे हैं कि अगर ये ब्लो होती है या क्या कहते हैं कि ब्लोज मतलब बहती है ओवर काम वाटर, स्मॉल रिपल्स फॉर्म, तो ये स्मॉल रिपल्स बनती एंड धीरे धीरे ये क्या होती जाती है, एंड ग्रो धीरे धीरे बढ़ती जाती है एज विंड स्पीड इंक्रीज। जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज होना शुरू होती है तो वैसे ही वैसे क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि वेव्स भी इंक्रीज बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। आगे, अंटिल
व्हाइट कैप्स अपीयर इन द ब्रेकिंग वेव, जब तक क्या कहते हैं कि वेव ब्रेक नहीं होता। अब यानी कि वेव कब ब्रेक होता है, याद करो, जब वेव लेंथ का क्या कहते हैं कि वेव लेंथ की आधी हाइट हो जाती है। डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो गया, वेव लेंथ का आधा हो गया। जब डेप्थ ऑफ वाटर जो हो जाता है, वेव लेंथ कब ब्रेक होगी, वेव सॉरी वेव ब्रेक कब होता है, वेव ब्रेक कब होगा, जब डेप्थ ऑफ वाटर डेप्थ डेप्थ एक मिनट, जब डेप्थ ऑफ वाटर इज हाफ ऑफ वेवलेंथ, जब डेप्थ ऑफ वाटर हाफ ऑफ वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा, लेंथ की स्पेलिंग भी गलत होगी, वेवलेंथ, ठीक है। जब डेप्थ ऑफ वाटर हाफ ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा, तो क्या कहते हैं कि उसे हम कहेंगे वेव ब्रेक हो गया। तो वेव ब्रेक होने तक क्या कहते हैं कि वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इतना बात समझ में आया? वेव्स में ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बिफोर रोलिंग अशोर, मतलब कि क्या कहते हैं कि ये 1000 किलोमीटर तक चल सकती है जब वो ब्रेकिंग पर आ जाए। समझ में आया? वो भी कि ब्रेकिंग के पहले क्या कहते हैं, वो लगभग लगभग 1000 किलोमीटर भी चल सकती है। अवेव साइज एंड शेप रिवील इट्स ओरिजिन, वेव का साइज और शेप क्या बताता है कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ। स्टीव वेव्स आर फेयरली यंग वंस, ध्यान रख लो, स्टीव वेव्स जो होती हैं, स्टीव वेव्स वो यंग होती हैं। स्टीव वेव्स क्या होती हैं, यंग, ठीक है। स्टीव वेव्स क्या होती हैं, यंग होती हैं। एंड आर प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय लोकल विंड, तो पेपर में पूछा जाएगा कि स्टीव वेव्स किसकी वजह से बनती हैं, स्टीव वेव्स ये यंग होती हैं, क्या होती है, यंग, फॉर्म्ड बाय लोकल विंड, फॉर्म्ड बाय लोकल विंड। स्टीव वेव्स जो बनती हैं वो लोकल विंड्स की वजह से बनती है, ओके। स्लो होती हैं एंड स्टीडी वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, स्लो और स्टीडी ये स्टीव वेव्स थी। अगर जो स्लो और स्टीडी है तो ये कहाँ पे बनेगी, ये मतलब बहुत दूर बनी होंगी। ये कहाँ पे बनेंगी, फार अवे प्लेसेस पॉसिबली फ्रॉम अदर हेमिस्फीयर। स्लो एंड स्टीडी वेव ओरिजिनेट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, ये ओरिजिनेट क्या होती है, बहुत दूर से, ओरिजिनेट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये ओल्डर वेव्स होगी, ये यंग नहीं है, ये ओल्ड वेव्स हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, ओल्ड वेव्स हो जाएगी। एक प्रकार से मैच्योर समझ लो, बहुत दूर से बन के आ रही है। याद करो कैसे हमें पता चलेगा कि ये स्लो और स्टीडी के कहते हैं, कि कैसे ये ओल्ड वेव्स हैं। याद करो मैंने बताया था कि पहले वेव छोटी होती है, फिर वो धीरे 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 ग्रो होती जाती है। जब वो ग्रो होती जाती है तो उसमें क्या होता है कि स्पीड उसकी कम होती है, ठीक है। और समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम वेव हाइट इज डिटरमाइंड बाई द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। तो जो वेव हाइट होती है वो किसकी सहायता से पता चलती है, स्ट्रेंथ ऑफ विंड, ठीक है। विंड के स्ट्रेंथ से पता चलता है कि वेव का हाइट कितना होगा, ओके। आगे, वेव्स ट्रेवल बिकॉज विंड पुशेस, वेव किसकी वजह से ट्रेवल करती है, विंड की वजह से। द वाटर बॉडी इन कोर्स वाइल ग्रेविटी पुल्स द क्रेस्ट। तो देखो क्या होता है कि जो वेव का बनने का दो कारण है, एक विंड और एक ग्रेविटी। वेव के जो बनने का जो दो कारण होता है, देखो वेव जो ट्रेवल हो रही है, वेव में जो ट्रेवल होती है वो विंड क्या होता है, आगे की ओर इसको ढकेलती है। विंड जो होगा वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उसको आगे की ओर ढकेलेगी, और वहीं पे जो यहाँ पे जो वाटर होगा उसको नीचे की ओर ग्रेविटी खींचती है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हाँ, while gravity pulls the crest to downward, the falling of water pushes the trough upward। तो अब देखो क्या होता है, अब समझना, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि देखो समझ लो कि ऐसे वेव ऐसे चल रही है।
तो देखो यहाँ पे जो वाटर है ऐसे जाने की कोशिश तो यहाँ पे करेगा, ऐसे समझ लो इधर से वाटर, यहाँ पे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे जो बना, इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचता है। ग्रेविटी जब अपनी तरफ खींचेगा, हाँ, तो जो ग्रेविटी अपनी तरफ खींचता है तो वही लिखा हुआ है कि जो वेव ट्रेवल्स बिकॉज विंड पुशेस द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स व्हाइल ग्रेविटी पुल्स द, मतलब कि इधर की ओर जो भेजेगा वो विंड भेजता है। फिर क्या कहते हैं कि ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचती है। जो जो वाटर नीचे जा रहा होता है वो ट्रफ बना लेता है। यहाँ पे देखो ये ट्रफ बन गया, ठीक है। अब ये ट्रफ फिर से क्या कहते हैं कि ऊपर की ओर खींचता है। जो पहले वाला जो ट्रफ होगा वो उसको ऊपर की ओर ढकेलेगा, जो पहले वाला ट्रफ होगा उसको क्या करेगा, ऊपर की ओर ढकेलेगा। तो वही लिखा हुआ है द फॉलिंग वाटर पुशेस द फॉर्मर ट्रफ अपवर्ड। जो ट्रफ्स होंगे देखो ये वाटर जा रहे हैं तो इनको, जो पहले वाला जो ट्रफ था इसको ऊकर गिरेगा। समझना, फिर से समझना। मैंने बोला ये वाटर के ऐसे समझ लो पार्टिकल्स, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ऐसे समझ लो। अब ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, अब समझना कि यहाँ वाला वाटर का पार्टिकल जब नीचे आएगा तो क्या होगा, इधर वाला जो वाटर होगा इसको ऊपर भेजेगा, ठीक है। यहाँ वाला वाटर जब नीचे आएगा तो इधर वाले को ऊपर भेजेगा, तो एक प्रकार से क्या होगा, ट्रफ क्रस्ट बनता चला जाता है। तो यही यहाँ पे चल रहा है। ओके, उम्मीद है यहाँ तक समझ होगी। एंड द वेव मूव्स इन न्यू पोजीशन, और वेव क्या होता है, वो नए पोजीशन में चला जाता है। द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव्स इज सर्कुलर। तो देखो जो वाटर जो होता है एक्चुअल का जो सर्कुलर, देखो वेव के नीचे जो वाटर होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। इट इंडिकेट्स दैट थिंग्स आर carried up and forward as the wave approaches and डाउन एंड बैक इट्स प्रोसेस। तो मतलब क्या कहते हैं कि कुल मिला के समझ लो कि नीचे ऐसे समझ लो सर्कुलर फॉर्म में वाटर चलता रहता है और ऊपर की चीजें ऐसे आगे बढ़ती रहेंगी। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वेव्स क्या होता है। वेव्स के बाद में अगला जो हेडिंग आता है वो आता है टाइड्स। वेव्स के बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, टाइड्स। वेव समझ में आ गया होगा कैसे बन रहा है कैसे नहीं। वेव्स के बाद में क्या आता है, टाइड्स आता है। द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। याद करो मैंने बताया कि पानी क्या हो रहा है, ऊपर उठना और फिर पानी का नीचे गिरना। पानी ऊपर उठेगा और फिर पानी नीचे गिरेगा। ये जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। और ये दिन भर में कितनी बार होता है, 2 बार। दिन भर में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइड। तो टाइड्स किसकी वजह, द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर जो होता है वो क्या कहलाता है, टाइड होता है। दिन भर में 2 बार होता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सन एंड मून। मूवमेंट ऑफ वाटर काज्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स, जैसे विंड हो गया या एटमॉस्फेरिक प्रेशर थे, इन्हें क्या बोला गया, सर्जेस बोला गया। तो सर्जेस क्या होता है, अब मान लो कि कल मैडम ने पूछ लिया या सर ने पूछ लिया कि सर्जेस क्या होते हैं, ठीक है, तो आप समझते हैं सर्जेस। तो सर्जेस क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय मेट्रियोलॉजिकल इफेक्ट्स। मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय मेट्रियोलॉजिकल मेट्रियोलॉजिकल इफेक्ट्स। मेट्रियोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन से होते हैं, लाइक विंड्स, विंड्स की वजह से, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो इन्हें क्या बोला गया, सर्जिस। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, सर्जिस। सर्जिस आर नॉट रेगुलर लाइक टाइड्स। सर्ज जो होते हैं वो टाइड्स की जगह से रेगुलर नहीं है। टाइड्स रेगुलर है। टाइड्स को रेगुलर क्यों बोला, क्योंकि हर दिन दिन भर में 2 बार आता ही आता है, दैट्स वाई ये रेगुलर है। टाइड्स रेगुलर है,
क्यों है? क्योंकि दिन भर में 2 बार आते हैं, लेकिन सर्ज रेगुलर नहीं होते हैं। क्या सर्ज रेगुलर होते हैं टाइड्स की तरह? तो नहीं, सर्ज रेगुलर नहीं होते टाइड्स की तरह। ओके, अब आगे। द स्टडी ऑफ टाइड्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली एंड टेम्पोरली, एज इट इज ग्रेट वेरिएशन इन फ्रिक्वेंसी, मैग्नीट्यूड एंड हाइट। तो देखो क्या होता है कि जो टाइड्स में क्या होता है कि उनके फ्रिक्वेंसी कितनी बार होगा, फ्रिक्वेंसी का मतलब कितनी बार टाइड्स आ रहा है, और दूसरा क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी क्या कहते हैं कि डिपेंड करता है, और हाइट के ऊपर भी डिपेंड, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ओके, अब अगला आता है द मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द लेसर एक्सटेंट ऑफ द सन इज ग्रेविटेशनल। Moon's gravitational pull to a great extent and to a lesser extent of the sun's gravitational pull are major causes of the occurrences of the tides. टाइड्स जो होते हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? मून की वजह से। मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, मतलब मून ज्यादा तेजी से खींचेगा एज कंपेयर टू सन। क्यों मून ज्यादा तेजी से खींचेगा? क्योंकि सन जो है वो दूर है ना, सन दूर भी तो है, और मून जो है वो पास में है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। Are major causes for the occurrence of the tides. Another factor is सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा फैक्टर, पहला चीज तो मून, दूसरा चीज टाइड्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज द फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर द बैलेंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को, जैसे देखो समझना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करता है। देखो, अब सन, ये मून है, ये मून है, अब मून ने इधर खींच रखा है वाटर को, तो इस वाटर के अगेंस्ट जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोला गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या? उस वाटर के अगेंस्ट जो फोर्स लगा उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? क्या समझ आया कि नहीं समझ आया? कि तो वही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, विच इज फोर्स दैट एक्ट्स काउंटर बैलेंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि देखो समझना, समझने की कोशिश करो यहाँ पे, कि मैंने बताया, ये समझ लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, समझ लो यहाँ पे पानी वानी है। इस अर्थ से क्या किया कि ऐसे समझ लो, इधर की ओर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, इधर की ओर क्या लगा? ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे मून था और यहाँ पे सन। तो इधर जो फोर्स लगा, ये जो आया है, ये जो मूवमेंट हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ? ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। इसको समझ लो ग्रेविटेशनल पुल। इस ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट भी, इस ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट, इस अर्थ पे, इस अर्थ पे, इस ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट क्या हुआ? इधर, इधर, इधर जो फोर्स लगेगा इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोला गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो काउंटर होता है, काउंटर मतलब अपोजिट होता है ग्रेविटेशनल पुल का। तो वही लिखा हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो एंदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल। एक तो ग्रेविटेशनल पुल तो है ही है, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, विच इज द फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर बैलेंस ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए टुगेदर, दोनों जब मिल जाते हैं, ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग टू मेजर टाइडल बल्जेस। तो यहाँ पे दो टाइडल बल्जेस बनते हैं, एक इधर की ओर बल्ज बन गया, एक इधर की ओर। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों मिल करके, ये दोनों ही मिल करके एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है किसके? दो टाइडल बल्जेस की। बल्ज मतलब होता है उभारना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे समझ लो कि दो, ये अर्थ है समझ लो, तो इसके इस साइड भी, इसके इस साइड भी, इसके इस साइड भी दो बल्ज बन जाएंगे, दो टाइडल बल्ज बन जाएंगे, दो टाइडल, अर्थ के दोनों साइड में क्या हो गए? दो टाइडल बल्ज बन जाएंगे। तो यानी कि दोनों ही, चाहे वो क्या कहते हैं कि ये भी एक टाइडल बल्ज होगा। मैंने क्या बताया कि दो, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ने मिल करके क्या कहते हैं कि दो टाइडल बल्ज बना दिया ऑन द साइड ऑफ द अर्थ।
फेसिंग द मून द टाइडल बल्ज अकर्स while the opposite side जो होगी उसी of gravitational attraction of the moon। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉल्ड इज टाल्जर बल्ज ऑन द अदर साइड। तो एक साइड में देखो क्या हो रहा है कि इधर वाला जो हुआ, ये जो टाइडल बल्ज है, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ, इधर वाला जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। इधर वाला टाइडल बल्ज की वजह से हुआ, इधर वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ओके, इतना बात समझ में है। एक साइड वाला जो हुआ वो टाइडल बल्ज की वजह से बना, और दूसरी साइड वाला जो है वो किसकी वजह से बन रहा है, दूसरी साइड वाला क्या कहते हैं कि किसकी वजह से बन रहा है भैया, दूसरी वाला जो बना हुआ है वो क्या कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल की वजह से। द टाइडल बल्जेस आर वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। देखो, याद करो मैंने कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पिछले वाले में बता रखा था। हाँ, क्या बताया रखा था कि क्या कहते हैं कि, चलो अभी यहाँ पे ये बचा था, सॉरी, ये भी है। द टाइड जनरेटिंग फोर्स इज डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी कि इन दोनों के फोर्सेस के बीच में, जो इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, उसकी वजह से टाइड्स बनेंगे। जो टाइड जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में डिफरेंस है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में डिफरेंस है, इसकी वजह से टाइड्स बनेंगे। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून, पुल और द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मून इज ग्रेटर देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून, हाँ, जो मून के एकदम पास में होगा वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो, सो देयर इज अ नेट फोर्स कॉजिंग द बल्ज टुवर्ड द मून। जब मून पास में होगा तो सेंट्रल जो मून के साइड वाला जो फोर्स होगा वो ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्या कहते हैं कि मून की तरफ क्या कहते हैं कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा। on opposite side of the earth attractive force is less, farther away the moon, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे ज्यादा होगा, डोमिनेंट वहां पे सेंट्रीफ्यूगल, hence there is a net force away from the moon, it creates a second bulge away from the moon। on the surface of the earth horizontal tide generating force are more important than the vertical forces। तो देखो क्या होता है कि, हाँ, हॉरिजॉन्टल टाइड फोर्सेस जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वर्टिकल फोर्स। ओके, तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई है कि कैसे जनरेट हो रहे हैं। फिर अगला आ रहा है, टाइडल बल्जेस जो होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पे ज्यादा वाइड होते हैं। हाँ, टाइडल बल्जेस और वो ग्रेटर हाइट पे होंगे। अगर वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होंगी, वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स याद करो मैंने बताया था कि वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स कहाँ पे थे, नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी जो कहाँ पे था, नॉर्थ सी कहाँ पे है, नॉर्थ सी जो है वो क्या कहते हैं कि आर्कटिक ओशियन में था, जहां पे मैंने बताया था साइबेरिया। हाँ, साइबेरिया के पास में, तो वहां पे जो है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स क्या है, बड़े हैं। तो वहां पे क्या होगा कि जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बड़े होंगे तो क्या कहते हैं कि टाइडल बल्ज जो होंगे वो ज्यादा हाइट के होंगे। व्हेन टाइडल बल्जेस हिट द मिड ओशियन आइलैंड्स दे बिकम लो, यानी कि क्या कहते हैं कि जो, हाँ, जब टाइडल बल्जेस क्या होते हैं कि हिट करते हैं तो क्या कहते हैं कि मिड ओशियानिक आइलैंड जो होंगे वो क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। द शेप ऑफ द बेस एंड स्टोरीज अलोंग द कोस्ट लाइन कैन ऑल्सो मैग्नीफाई। तो वो शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे टाइड्स बनेंगे, कितना टाइड्स कितना ऊंचा होगा कितना नहीं। जो फनल शेप्ड बेस होंगे, फनल शेप्ड बेस, बेस का मतलब याद करो बे ऑफ बंगाल से ऐसे, हाँ, ग्रेटली चेंज द टाइडल मैग्नीट्यूड। जो फनल शेप्ड होंगे वो टाइडल मैग्नीट्यूड को चेंज कर देंगे। व्हेन द टाइड इज चैनल बिटवीन आइलैंड, मान लो कि हो सकता है कि टाइड दो आइलैंड के में आ जाए या बीच में आ जाए, तो क्या कहते हैं, इन्हें बोला जाता है टाइडल करंट्स। टाइडल करंट्स क्या होते हैं कि जब टाइड्स क्या कहते हैं कि जब टाइड्स किसके बीच में आ जाए, तो आइलैंड्स के बीच में आ जाए या बेस के बीच में आ जाए, तो इसे क्या बोलते हैं,
टाइडल करंट्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, टाइड्स ऑफ बे ऑफ फुंडी, कनाडा के पास में है। तो देखो यहाँ पे जो बे ऑफ फुंडी में जो टाइड्स है, द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड अकर इन द बे ऑफ फुंडी इन नोवा स्कॉटिया, कनाडा में होता है। कनाडा में यहाँ पे क्या कहते हैं कि टाइड्स बहुत ज्यादा बनते हैं, कनाडा। द टाइड बल्ज इज, यहाँ पे 15 से 16 मीटर का टाइड होता है, बिकॉज देयर आर टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स। हम हर दिन में क्या होते हैं कि दो हाई टाइड्स आते हैं और क्या कहते हैं कि दो लो टाइड्स आते हैं। हर दिन में ऐसा होता है कि दो हाई टाइड्स आएंगे और दो लो टाइड्स आते हैं। देन द टाइड मस्ट कम विद इन अबाउट 6 आवर पीरियड, यानी कि देखो 6 बार, 6 दिन में 4 बार टाइड्स हो रहे हैं। कैसे? दो हाई दो लो, मतलब एक दिन में 4 बार टाइड्स हो रहे हैं। 24 घंटे में कितने हो रहे हैं? 4 बार। तो लगभग लगभग हर 6 6 घंटे के बाद में होगा। एज अ रफ एस्टिमेट द टाइड राइजेस, लगभग कभी कभी 2 से 40 सेंटीमीटर, एक घंटे में 240 सेंटीमीटर उठता है। इफ यू हैव वॉक डाउन अ बीच, कभी ऐसे जा करके आप देखे होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बे ऑफ फुंडी में सबसे ज्यादा। अब बे ऑफ फुंडी पूछ लिया जाता है पेपर में, कहाँ पे? कनाडा में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइड्स के टॉपिक, टाइप्स कौन कौन से हैं? टाइड्स वेरी इन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और क्या कहते हैं कि प्लेस टू प्लेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि टाइड्स में बी ग्रुप्ड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन द दियर फ्रीक्वेंसी एंड अकरेंस। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे देखो कितने प्रकार के टाइड्स हैं। एक है सेमी डायurnal टाइड्स, ड्यूरनल टाइड्स, सेमी ड्यूरनल टाइड्स। कौन से हैं सेमी ड्यूरनल टाइड्स? द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न फीचरिंग टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ईच दिन। हर दिन में क्या, ईच डे, हर दिन में क्या होता है? हर दिन में क्या होता है कि क्या कहते हैं कि दो हाई टाइड्स होंगे, दो लो टाइड्स होते हैं। दीज सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स अपीयर, ये अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट के होते हैं, सेमी ड्यूरनल टाइड्स होते हैं। सेमी ड्यूरनल का मतलब हो रहा है कि लगभग लगभग जो दो लो दो हाई टाइड्स आ रहे हैं दिन भर, इन्हीं को बोला गया सेमी ड्यूरनल टाइड्स बोला गया। अब अगला, अगला जो हो रहा है ड्यूरनल टाइड्स, एक हो गया सेमी ड्यूरनल टाइप, अगला आ जाता है वो क्या है? ड्यूरनल टाइड्स। ड्यूरनल टाइड्स क्या होते हैं? देयर इज, देयर इज ओनली वन हाई टाइड एंड ओनली वन लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे। तो ड्यूरेनल में क्या होगा? ड्यूरेनल में क्या होता है कि केवल एक हाई टाइड होगा, एक लो टाइड। द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट के यहाँ पर। देखो सेमी ड्यूरेनल में 4 टाइड्स होंगे, दो लो दो हाई। ड्यूरेनल टाइड्स में क्या होंगे? दो, एक, दो ही टाइड्स होंगे, एक हाई और एक होता है मिक्स्ड टाइड। टाइड्स हैविंग वेरिएशंस इन हाइट, जिसमें देखो यहाँ पे अभी दोनों में क्या था? अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट। जब सेम हाइट के नहीं होंगे तो उन्हें क्या बोला जाता है? मिक्स्ड, मिक्स्ड टाइड्स बोले। डीड्स टाइड्स जनरली अकर इन वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में बनते हैं। याद करो जहां पे मैंने बता रखा है कैलिफोर्निया, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे? कैलिफोर्निया के पास में। एंड ऑन मेनी मेनी आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में बहुत सारे आइलैंड पे ये होता है। ठीक है, मिक्स्ड टाइड्स का मतलब होता है कि जब क्या कहते हैं कि डिफरेंट हाइट्स के टाइड्स। अभी तक जो हमने पढ़ा टाइप्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, टाइप्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी हमने 3 पढ़ लिए। कौन कौन से? एक है सेमी ड्यूरेनल टाइप्स, एक है ड्यूरेनल टाइप्स, और एक होता है मिक्स्ड टाइप्स। ठीक, मिक्स्ड टाइप्स, सेमी ड्यूरेनल कौन से था और ड्यूरेनल कौन सा था, ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट आता है टाइड्स बेस्ड ऑन द सन, मून एंड अर्थ पोजीशन पे। देखो द हाइट ऑफ राइजिंग वाटर, वाटर कितना होगा वो डिपेंड करता है कि सन, मून और क्या कहते हैं अर्थ किस पोजीशन में है। ठीक है, सन, मून और अर्थ किस पोजीशन पे है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि हाइट ऑफ द टाइड कितना होगा। ओके, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स, इसमें दो होते हैं। इसमें इसमें क्या हो गए? स्प्रिंग टाइड्स आ जाते हैं और नीप टाइड्स आ जाते हैं, दो प्रकार के, एक स्प्रिंग टाइड होगा एक नीप टाइड। क्या मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ कि अर्थ कहाँ पे है, सन कहाँ पे है, मून कहाँ पे है, इस बेसिस पे दो टाइप के टाइप्स। कौन कौन से? देखो फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे समझना। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी,
फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे कितने पर टाइप के टाइप? दो, तीन टाइप। कौन कौन से? सेमी, ड्यूरनल, फिर ड्यूरनल, फिर तीसरा कौन सा था? मिक्स्ड। इसमें याद करो, सेम हाइट होता था बट दिन भर में चार। हाइट सेम होता था लेकिन दिन भर में चार। इसमें क्या होता था, चार टाइप्स आती। दो लो, दो, टू लो, टू हाई। और इसमें ड्यूरेनल में क्या होता था, दो टाइप्स आती, वन लो, वन हाई, वन लो, वन हाई। और क्या कहते हैं कि मिक्स्ड में क्या होता है कि क्या कहते हैं कि हाइट डिफरेंस होता है, हाइट अलग अलग होती है। हाइट क्या होती है इसमें, अलग अलग होती है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सन। अब अगला ऑन द बेसिस ऑफ सन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सन, मून, सन, मून एंड अर्थ। अर्थ, सन और मून का पोजीशन कैसा होगा, इस बेसिस पे तीन, दो प्रकार के टाइड्स हैं। एक का नाम है स्प्रिंग टाइड्स, एक का नाम है नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स कौन से होते हैं और नीप टाइड्स कौन से, समझते हैं? द पोजिशन ऑफ द बोथ सन एंड मून इन रिलेशन टू अर्थ हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन द टाइड हाइट। इनका क्या हो रहा है कि, हाँ, व्हेन द सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, जब तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे, सन, मून और अर्थ, द हाइट ऑफ टाइड विल बी हायर। जब तीनों एक लाइन में होंगे तो टाइड जो होगा वो ज्यादा हायर होगा। आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स एंड दे अकर ट्वाइस इन अ मंथ। ये मंथ में दो बार, ये मंथ में कितनी बार होते हैं, दो बार। वन फुल मून पीरियड पे होता है एंड द न्यू मून पीरियड। नीप टाइड्स कब होते हैं? नॉर्मली देयर आर 7 डे इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स के बीच में कितने का इंटरवल होता है, 7 दिन। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स के बीच में कितने का फर्क होता है, 7 दिन का। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स के बीच में कितने दिन का फर्क होता है, 7 दिन का। और दो स्प्रिंग टाइड के बीच के, समझना, मैं बढ़िया से और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लियर? क्या मैंने बताया? सबसे पहला पॉइंट, स्प्रिंग टाइड्स को अलग से लिखते हैं, समझते हैं बढ़िया से। स्प्रिंग टाइड्स मैंने क्या बताया, स्प्रिंग टाइड्स ये होते हैं ट्वाइस अ मंथ, एक मंथ में दो बार। एक मंथ में कितनी बार होते हैं, दो बार होते हैं, मतलब हर 15 दिन पे। ये होता कब है, एक न्यू मून पे होता है और एक फुल मून पे होता है। ठीक है, एक न्यू मून पे होता है, एक फुल मून पे होता है। और होता कब है, व्हेन सन, मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें जो टाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हायर। इतनी बातें हमें समझ में आ गई स्प्रिंग टाइड्स। देखो स्प्रिंग टाइड्स में फिर से मैं बता देता हूँ स्प्रिंग टाइड्स के बारे में। क्या था कि इसमें क्या होता है कि व्हेन, जब सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, जब तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे, हाइट ऑफ टाइड विल बी हायर, हाइट इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। दीज आर कॉल्ड एज स्प्रिंग टाइड्स, दे अकर ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ होते हैं। और वन फुल मून पीरियड में होगा और अदर जो होगा वो न्यू मून पीरियड। इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई स्प्रिंग टाइड। अब नीप टाइड्स कौन से होते हैं, नॉर्मली मैंने अभी बताया कि स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड्स के बीच में 7 दिन का फर्क होता है। एट द एट दिस टाइम सन, मून
are right angles to each other, and the forces of the sun and moon tend to be counteract one another. The moon's attraction, though more than twice strong sun, is diminished by the counteracting the force of sun's gravitational pull. तो यानी कि कुल मिलाकर के जब नीप टाइड्स कब, नीप टाइड्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, व्हेन सन एंड मून, जब सन और मून क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, आर राइट एंगल्स टू ईच अदर, आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। जब वो एक दूसरे से राइट एंगल्स पे हैं, तो वही लिखा हुआ है कि एट दिस टाइम द सन मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून टेंड टू बी, जो इनके जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को काउंटरएक्ट करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। द मून्स अट्रैक्शन क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सन। ठीक है, सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। वंस इन अ मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ठीक है, जब क्या कहते हैं कि जो मून का जो ऑर्बिट होता है वो अर्थ के एकदम पास में होता है, अनयूजुअली हाई एंड लो टाइड्स अकर, तो लो हाई और लो टाइड्स अकर होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल, टाइडल रेंज क्या होता है, ज्यादा होता है। और 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद क्या होता है कि जब मून एकदम दूर होगा, एक होगा पेरिजी और एक होगा क्या कहते हैं कि अपोजी, एक होता है पेरिजी और एक होता है अपोजी। ध्यान रख लो, पेरिजी, पेरिजी का मतलब होता है कि जब क्या कहते हैं कि मून अर्थ के पास होगा, मून क्लोजेस्ट टू अर्थ होगा, क्लोजेस्ट टू अर्थ। और अपोजी, जब मून जो होगा वो क्या होगा, फारदेस्ट होगा, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर होगा। जब अर्थ से सबसे दूर होगा तो उसे क्या बोलते हैं, अपोजी। द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिमिटेड एंड टाइडल रेंजेस आर लेस देन दी एवरेज हाइट्स। तो देखो क्या होगा कि जब पेरिजी होगा, तो जब मून पास में होगा तो अर्थ बहुत तेजी से, मतलब कि आप बहुत तेजी से मून क्या कहते हैं कि पानी को अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपोजी होगा तो इसी तरीके से। अब ऐसे ही सन में भी होता है, सन में भी जब सन क्लोजेस्ट होता है, यानी कि पेरीहेलियन, अराउंड 3 जनवरी को, 3 जनवरी को क्या होता है कि टाइडल रेंजेस आर ऑल्सो मच ग्रेटर, टाइडल रेंजेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि सन बहुत पास में होता है, विथ अनयूजुअल हाई एंड अनयूजुअल लो टाइड्स व्हेन द अर्थ इज, क्या कहते हैं कि अर्थ जो होता है वो एकदम दूर होगा, सॉरी सन से, तब क्या कहते हैं एफेलियन में, जैसे 4 जुलाई के आसपास टाइडल रेंजेस क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं कि लेस होते हैं। तो क्या मैंने बताया, क्या मैंने बताया कि इसमें क्या हो गए, टाइडल रेंजेस ज्यादा होंगे, टाइडल रेंजेस हाई, टाइडल रेंजेस हाई, इसमें क्या होंगे, इसमें टाइडल रेंजेस फिर से मैं बताता हूँ, समझना बढ़िया से। मैंने क्या बताया, एक होता है पेरिजी, एक हो गया अपोजी। इसमें क्या होता है, ये क्या, ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है जब मून इज नियरेस्ट टू द अर्थ, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट टू द अर्थ, तब टाइडल रेंजेस क्या होंगे, हाई, टाइडल रेंजेस हाई होंगे। और यहाँ पे अपोजी में क्या होता है, जब मून इज
फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर है। तो फिर क्या होता है, जो टाइडल रेंजेस होंगी वो क्या होंगे, लो। टाइडल रेंजेस क्या होंगे, लो। ओके। अब लो का मतलब होता है, देखो रेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझने की बात है कि रेंज मतलब द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मिनिमम हाइट इज नोन एज टाइडल रेंज। ठीक है, टाइडल रेंज का मतलब हो गया कि मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट के बीच का जो डिफरेंस हुआ, तो वो क्या होता है, हायर होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, लोअर होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हाइट का वो नहीं बन पाता है। फिर ऐसे ही पेरीहिलियन अपहिलियन, एक होता है पेरीहिलियन, पेरीहिलियन क्या होता है, एक पेरीहिलियन होता है और एक अपहिलियन होता है। पेरीहिलियन में क्या होता है, जब अर्थ इज या सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, सन इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, ये कब होता है, लगभग लगभग 3 जनवरी, लगभग लगभग 3 जनवरी। होता क्या है इससे, टाइडल रेंजेस हाई होंगे, क्योंकि फोर्स ज्यादा होगा ना। जब सन पास में है अर्थ के तो फोर्स ज्यादा होगा, तो टाइडल रेंजेस क्या होंगे, हाई होंगे। टाइडल रेंजेस इस दिन क्या होते हैं, हाई। और ये कहते हैं एफेलियन में क्या होता है, जब सन क्या होता है, फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज फारदेस्ट फ्रॉम द, ये जुलाई में होता है, फारदेस्ट फ्रॉम द। तो फिर क्या होता है, तो टाइडल रेंजेस होते हैं वो लो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज समझाने की कोशिश किया गया है, फिर से मैं बता देता हूँ कि नीप टाइड्स में क्या होता है। नीप टाइड्स में क्या होता है कि जब नीप टाइड्स को मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, फिर से बताना चाहता हूँ नीप टाइड्स को आपको, कि नीप टाइड्स में क्या क्या चीजें हैं। देखो, पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रख लो, नीप टाइड्स और क्या कहते हैं कि स्प्रिंग टाइड्स के बीच में जो गैप होता है वो 7 दिन का होता है। नीप टाइड्स और क्या कहते हैं कि नीप टाइड्स और क्या कहते हैं कि स्प्रिंग टाइड्स के बीच में जो गैप होता है वो कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि सन और जो मून होते हैं वो हमेशा इसमें राइट एंगल्स पे होते हैं। कितने एंगल्स पे होते हैं, राइट एंगल्स पे। और जो फोर्सेस ऑफ सन एंड मून जो होते हैं वो एक दूसरे को काउंटर एक्ट कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। जो मून का जो अट्रैक्शन होता है वो ट्वाइस होता है, हाँ, स्ट्रांगर होता है एज कंपेयर टू सन की वजह से। और क्या कहते हैं कि लेकिन क्या कहते हैं कि वो उससे कम हो जाता है। अब एक वंस इन अ मंथ, मंथ में एक बार क्या होता है, जो मून का ऑर्बिट होता है एकदम पास में होता है, जिसको हमने बोला था पेरिजी। और एक, अब तो जब इसमें क्या होगा, पेरिजी के टाइम में एकदम हाई और लो टाइड्स अकर होंगे, बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो टाइड्स अकर। पेरिजी के टाइम में बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो टाइड्स अकर। ड्यूरिंग दिस टाइम टाइडल रेंज इज ग्रेटर, तो यानी कि टाइडल रेंज क्या होगा, ग्रेटर होगा। और 2 हफ्ते बाद, मतलब 15 दिन बाद क्या होता है, अपोजी होता है, जब क्या कहते हैं कि सन दूर पे होगा, तो टाइडल रेंजेस क्या होंगे इसमें, लेस देन है। टाइडल रेंजेस क्या होते हैं, कभी हायर होंगे कभी लोअर होंगे। टाइडल रेंज क्या होगा कि ज्यादा कब होता है वो समझ में आते हैं। ऐसे ही मन जब पेरीहिलियन में क्या होता है, टाइडल रेंज ज्यादा होता है। और क्या कहते हैं कि अपेलियन में टाइटल रेंज क्या होता है, लोअर होता है, एवरेज हाइट्स। ओके, इतना बात समझ में आ गया। द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड जो अकर होता है उसे एब बोला गया। एब क्या होता है, पेपर में पूछा जाएगा एब क्या होता है। एब क्या होता है, एब इज अ टाइम। एब जो होता है वो टाइम होता है किसके बीच में, द टाइम बिटवीन हाई टाइड और लो टाइड। लो टाइड और हाई टाइड के बीच का जो टाइम होता है उसे क्या बोला गया, एब। व्हेन द फॉलिंग, हाँ, व्हेन द फॉलिंग वाटर, हाँ, व्हेन द वाटर इज फॉलिंग मतलब वाटर जब गिर रहा होता है उसे एब बोला गया। ठीक है, द टाइम बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड, व्हेन द, जब वाटर क्या कहते हैं कि राइज हो रहा होता है, जब वाटर राइज हो रहा होता है उसे फ्लो या फ्लड बोला जाता है।
और जब वाटर गिर रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? समझना, समझने वाली बात ये है कि जैसे मैंने बोला कि अब मान लो वाटर ऐसे उठ रहा, वाटर जब उठ रहा होगा तो इसे क्या बोला गया? देखो, लो टाइड्स से जब हाई टाइड के ऊपर जा रहा हो तो इसे क्या बोला गया? फ्लो या फ्लड। और जब ये हाई टाइड टू लो टाइड आ रहा है तो इसे क्या बोला जाता है? एब। समझ आया क्या? जब वाटर, हाँ, वाटर फॉल हो रहा है तो उसे देखो, यहाँ पे वाटर फॉल हो रहा है, ये फॉल हो रहा है तो इसे क्या बोला गया? एब। यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो इसे क्या बोला जाएगा? फ्लो या फ्लड। ओके, इतना बात समझ में आ गया? द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, यानी कि जब वाटर के कहते हैं कि फॉल कर रहा है, हाई टाइड से लो टाइड मतलब वाटर जब फॉल कर रहा है तो उसे एब बोला गया। जब लो टाइड और हाई टाइड मतलब कि जब वाटर राइज कर रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? फ्लो या फ्लड। अब टाइड्स के क्या इंपॉर्टेंस है? अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि टाइड्स क्या होते हैं, क्या नहीं। अब अगला जो टॉपिक्स आ गया हमारा वो क्या आ गया? टाइड्स के इंपॉर्टेंस। सिंस टाइड्स आर कॉज्ड बाय अर्थ मून सन, याद करो टाइड्स किसकी वजह से होते हैं? अर्थ मून और सन की वजह से, इनके पोजीशंस की वजह से। द टाइड्स कैन प्रिडिक्टेड, अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ मून और सन का पोजीशन भी हमें पहले से ही पता होता है, तो यानी कि हम टाइड्स को बड़े आसानी से, टाइड्स को हम बड़े आसानी से पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टाइड्स कहाँ आकर हो रहा है, कहाँ नहीं है। ओके, टाइड्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन द नेविगेटर्स एंड फिशरमैन प्लान दियर एक्टिविटी, तो जो नेविगेटर्स होंगे, जो फिशरमैन होंगे, वो समझ सकते हैं कि कब टाइड आने वाला है, कब नहीं आने वाला है। Tidal heights are very important, especially harbors near rivers within the estuaries, shallow bars entrance which prevent ships and boats from entering into the harbors। तो देखो क्या होता है कि अगर टाइड्स हमें पता है कि हायर टाइड्स है या लोअर टाइड्स है, तो उसकी बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि हार्बर पे मतलब कि किनारों पे हम क्या कहते हैं कि शिप्स ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, वो सब भी डिसाइड हो सकता है इन्हीं से। टाइड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन दिस, हाँ, डिसेल्टिंग, desilting the sediments and removing the polluted water from the river estuaries। मान लो कि जो स्ट्यूरीज है उसमें गंदगी हो गई है, तो उसमें टाइड्स की सहायता से उन गंदगी को भी हटाया भी जा सकता है। टाइड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को भी जनरेट करने में यूज किया जा सकता है टाइड्स को। इतना बात समझ में आ गया? ओके, जैसे एग्जांपल अभी हमारा जो 3 मेगावाट टाइडल पावर प्रोजेक्ट अभी के कहते हैं कहाँ पे? दुर्गा दवनी दुआनी, हाँ, दुर्गा दुआनी, दुर्गा दुआनी, ये इन सुंदरबन में क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में अभी बन रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ टाइप्स, टाइप्स के टाइप्स, टाइप्स के इंपॉर्टेंस और वेव्स आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ओशियन करंट। ओशियन करंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और खत्म हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर। ओके, थैंक यू।